आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि रुद्रप्रयाग से सामने आ रही है, जहां केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। जंगल चट्टी के पास गधेरे में मलबा आया, एक श्रद्धालु की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिल पा रही है। सोनप्रयाग से केदारनाथ पैदल यात्रा स्थगित की गई, अगले आदेशों तक स्थगित की गई पैदल यात्रा। पुलिस प्रशासन की श्रद्धालुओं से अपील, सुरक्षित स्थानों पर होटलों में स्टे करें यात्री। मौसम का ध्यान रखते हुए करें यात्रा, आगामी दिनों में भी बारिश का पूर्वानुमान। तो बता दें कि केदारनाथ यात्रा के दौरान पैदल मार्ग में मलबा आया, जिसकी वजह से एक यात्री की मौत हुई है, एक श्रद्धालु की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अब पैदल यात्रा को रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है अगले आदेशों तक। और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप होटलों में स्टे करें, सुरक्षित स्थानों पर रुक जाएं, मौसम को देखते हुए ही बाहर निकलें और यात्रा को शुरू करें। हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी जुड़ चुकी है। दीपिका, देखिए, ये 4 धाम यात्रा इस समय बहुत खतरनाक हो चली है, क्योंकि भीषण बारिश हो रही है, मौसम लगातार बदल रहा है। अब यात्रा को स्थगित किया गया है, पैदल यात्रा को। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से केदारनाथ में हर साल जो है रिकॉर्ड तोड़ यात्री आते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक बुरी खबर भी है, क्योंकि केदारनाथ धाम में हर साल रिकॉर्ड तोड़ जो सबसे ज्यादा श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में क्योंकि मानसून जो है 15 दिन पहले आ गया और आज जो है देहरादून समेत तमाम जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर भारी बारिश हुई है, जिसके कारण केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग है, बीच रास्ते जाने की जंगल चट्टी के पास वहां पर भूस्खलन के कारण पत्थर जो है, मलबा जो है वो आ गया। और इसी कारण जो है सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग जंगल चट्टी के पास जो है बंद हो गया है, जिसके कारण जो यात्री हैं उनके लिए यात्रा जो है स्थगित कर दी गई है। और जो यात्री जंगल चट्टी में फंसे हुए थे उनको पुलिस की सुरक्षा के बीच जो है वो नीचे भिजवाया गया है। और इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी है कि मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक, यानी कि 1 हफ्ते के लिए जो चमोली जिला है वहां पर और रुद्रप्रयाग जिला है, जब तमाम पहाड़ी जिले हैं, पिथौरागढ़, इनके लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। ऐसे में 1 हफ्ते तक और अग्रिम आदेशों तक जो ये यात्रा है सोनप्रयाग से केदारनाथ की, वो स्थगित ही रहेगी। जब मौसम साफ होता है या मौसम विभाग का पूर्वानुमान होता है कि मौसम साफ रहेगा, उसके बाद ही आदेश जो है वो आएगा कि यात्रा को शुरू किया जाए। और उसके बाद ही जो श्रद्धालु हैं वो अब सोनप्रयाग से केदारनाथ पैदल यात्रा कर पाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो यात्री सोनप्रयाग पहुंच गए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इतने दिन तक रुके नहरा बिना यात्रा के, क्योंकि बाहरी राज्य से लोग आए हैं, होटलों में बुकिंग उनकी होती है 1 या 2 दिन की। ऐसे में उनको 7 दिन तक उनका वेट करना पड़ेगा, यानी कि जब तक येलो अलर्ट है उनको वेट करना पड़ेगा, उनका खर्चा भी बढ़ेगा। और इसी के साथ जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं केदारनाथ में बढ़ती जाएगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है भीड़ को कंट्रोल करना। उत्तराखंड पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है मानसून में आपदा को भी देखना और श्रद्धालुओं को भी देखना। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ भारी मलबा आया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, उसके बाद पैदल यात्रा पर रोक लगा दी गई है 7 दिनों के लिए, आपने जानकारी दी। वहीं जिस तरीके से हेली सेवा पर भी रोक लगा दिया गया है, क्योंकि बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, तो कह सकते हैं अभी कुल मिलाकर केदारनाथ जाना आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आपने पूरे देश भर में खबर है कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 साल की बच्ची भी शामिल थी। इससे पूरा देश जो है वो दुख में है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और जो मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते के लिए अलर्ट जारी किया है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा स्थगित की गई है, तो वहीं हेलीकॉप्टर जो है उस पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि बड़ा हादसा ये आज हुआ है। और ऐसे में जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में जो हेलीकॉप्टर है उनका उड़ना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सरकार अब और रिस्क नहीं लेने वाली है। क्योंकि सीएम धामी ने पहले साफ किया था कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा ही उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, तो ये मुमकिन है, ये संभव ही नहीं है कि सरकार ऐसे हेलीकॉप्टरों को अब मौसम विभाग का अलर्ट देखते हुए उनको उड़ने की जो अनुमति है वो दे। तो हम कह सकते हैं कि जो मौसम की मार है वो कहीं ना कहीं यात्रा पे भी पड़ती हुई नजर आएगी। और हेली कंपनी जो है उड़ाने जो यात्रा हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ के लिए करते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं अब जो मुश्किल है वो
खड़ी होने वाली है। बिल्कुल। फिलहाल जो ये हादसा हुआ है, सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला ये लिया है कि ये जो अभी हेलीकॉप्टर है वो अग्रिम आदेशों तक नहीं उड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम जो है साफ होना ना होना भी बिल्कुल कहीं ना कहीं दीपिका, मुश्किल कह खड़ी कर सकते हैं रहा है सरकार की यात्रा के तरफ लिए। से जो ये फैसला लिया गया है वो बेहद जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में रविवार सुबह हुए दर्दनाक हेली हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। 23 महीने की बच्ची भी इसमें शामिल है। केदारनाथ रूट पर आयरन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से घटना हुई। खराब मौसम को हेलीकॉप्टर दुर्घटना का बड़ा कारण माना जा रहा है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। वहीं इस हादसे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए। रुद्रप्रयाग एयर हादसे ने ली 7 की जान। मुनाफाखोर हेली कंपनियां कब लगेगी लगाम? नियमों को ताक पर रख उड़ रहे हेलीकॉप्टर। कब कार्रवाई होगी हादसे के दोषियों पर? केदारनाथ में हेली कंपनियों की मनमानी एक बार फिर जिंदगी पर भारी पड़ी है। गौरीकुंड क्षेत्र में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। केदारनाथ रूट पर आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर के कैप्टन सहित सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 23 महीने की एक बच्ची भी है। सुबह 5:30 बजे के लगभग ये हादसा हुआ। खराब मौसम को हेलीकॉप्टर दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। हादसे के बाद सोमवार तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। इस यात्रा सीजन में 40 दिन के भीतर ये 5वां हेली हादसा है। 8 मई उत्तरकाशी में गंगनानी के पास हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत। 12 मई बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर का ब्लेड वाहन से टकराया, बड़ा हादसा टला। 17 मई केदारनाथ में हेली एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग, 3 लोग बाल बाल बचे। 7 जून रुद्रप्रयाग में उड़ान भरते ही नीचे गिरा हेलीकॉप्टर, पायलट घायल। 15 जून रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 7 की मौत। रुद्रप्रयाग हेली हादसे से राज्य में हेली सेवा संचालन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौसम को दरकिनार कर केदार घाटी, गंगोत्री घाटी में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से ज्यादा उड़ान के जरिए नोट छापने की कोशिश में यात्रियों की जान जोखिम में डाली जा रही है। स्थानीय गांव वालों की नींद सुबह हेलीकॉप्टर की आवाज से ही खुलती है। सिंगल इंजन रॉबिन्सन R22 या 44 4 से 5 करोड़ कीमत के आते हैं। आमतौर पर हेलीकॉप्टर 5 से 20 करोड़ रुपए के होते हैं। जब हादसा होता है तो कंपनी को सीधा लाभ मिलता है। दुर्घटना बीमा 20 करोड़ रुपए का होता है। जान किसी की भी जाए, एविएशन कंपनी को करोड़ों का लाभ मिल जाता है। रुद्रप्रयाग हेली हादसे पर सख्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने हादसे के बाद शासन, यूकाडा और DGCA के अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक कर कहा है कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त SOP तैयार की जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूरी जांच और उड़ान से पहले मौसम की सटीक जानकारी लेना जरूरी किया जाए। चारधाम में लगे सभी हेली ऑपरेटरों, पायलटों के अनुभव की जांच होगी। उच्च हिमालय क्षेत्रों में उड़ान के अनुभव की जांच होगी। देहरादून में एक कॉमन कमांड एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। राज्य में हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय और सुरक्षित संचालन के लिए सेंटर। उत्तराखंड के सचिव गृह की अध्यक्षता में एक समिति की जाएगी गठित। जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए SOP का प्रारूप बनाएगी समिति। हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल SOP। मुख्यमंत्री धामी ने रुद्रप्रयाग में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के संबंध में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हादसे के पीछे जिनकी भी लापरवाही पाई जाएगी, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं रुद्रप्रयाग हेली हादसे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि बार बार केदारनाथ और उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में हेली संचालन में गंभीर लापरवाही की शिकायत की गई, लेकिन सोई सरकार चेती नहीं। लिहाजा फिर 7 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित ही उस ओर को संकेत करता है कि ये सरकार सोई हुई है।
40 दिन के अंदर ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है और आज के हेलीकॉप्टर हादसे ने ये साबित कर दिया कि बार बार विपक्ष के कहने पर और लोगों के कहने के बावजूद भी सरकार नहीं चेती है और लोगों की जान माल को खतरा है। जिस तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, निश्चित ही इसके लिए धामी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना नितांत आवश्यक है। सीएम धामी ने इससे पहले 11 जून को भी हेली कंपनियों को सुरक्षा मानकों के पालन की कड़ी हिदायत दी थी, लेकिन इसके बावजूद मुनाफाखोर हेली कंपनियों की मनमानी जारी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि रुद्रप्रयाग हादसे में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हादसे का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि खराब मौसम में इतनी सुबह क्यों हेलीकॉप्टर को उड़ाने की इजाजत दी गई? क्या यूकाडा के अधिकारी हेली कंपनियों की मनमानी पर आंख मूंदे हुए हैं? उच्च हिमालय क्षेत्र में मानकों की धज्जियां उड़ाकर पैसे कमाने की लालच में विक्रम ऑटो की तरह हेलीकॉप्टर का संचालन किया जा रहा है। सवाल ये है कि इस गंभीर लापरवाही की दोषी हेली कंपनियों और इस हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महारा रानीखेत अपने पैतृक आवास पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने रानीखेत की समस्याओं पर सरकार को घेरा। उन्होंने हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर भी शोक जताया। करण महारा ने दुर्घटना को सरकार की लापरवाही का परिणाम बताया। महारा ने कहा कि बार बार विपक्ष और लोगों ने सरकार को आगाह किया, लेकिन सरकार नहीं चेती। महारा ने रानीखेत की राजकीय अस्पताल को लेकर भी निशाना साधा। रानीखेत राजकीय अस्पताल महारा के पिता गोविंद सिंह महारा के नाम पर है, जहां 9 महीने पूर्व अस्पताल की इमारत आपदा की जद में आ गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अब बरसात का मौसम आ गया है और अस्पताल खतरे की जद में है। धुन हर 1 से 1.5 मिनट में एक फ्लाइट है और क्यों इजाज़त दी जा रही है? कितने साल पुराने वह हेलीकॉप्टर्स हैं, उसका कोई व्यवस्था नहीं है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है उसके लिए कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। और वैसे भी पहाड़ के लिए पर्यावरणविद बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स का आना जाना वहाँ ठीक नहीं समझते। जो केदार है, केदार का मतलब होता है दलदल, मतलब मिट्टी पत्थर चट्टानों का मिक्स एक एरिया है, कच्चे पहाड़ हैं और वहाँ ऊपर ग्लेशियर्स हैं। इतने ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स के उड़ने से एक तो ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसके अलावा गर्मी बढ़ रही है, ताप बढ़ रहा है उसका है और बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ डेली जो है पहुँच रहे हैं, जिससे वातावरण भी अजीब सा हो गया है। और आज ये तो गजब कर दिया इस सरकार ने, 40 दिन के अंदर ये 5वां हेलीकॉप्टर गिरा है। ये लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ है। सरकार कोई गंभीर कदम नहीं उठा रही। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर हादसे को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दुखद बताया। गोदियाल ने कहा कि 40 दिन के अंदर 5 हेली दुर्घटनाएं होने से इसका यात्रा पर विपरीत प्रभाव पड़ना तय है। गोदियाल ने सरकार से हेली सेवाओं का संचालन करने वाली कंपनियों के लिए और सख्त नियम बनाने की मांग की है। ये बहुत ही दुखद है और खास करके 40 दिन के अंतराल में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं होना ये बहुत ही दुखदाई है और निश्चित रूप में हमारे यात्रा के स्कोप पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित है। मैंने पहले भी कहा है और आज दोबारा इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार इन हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन करने वाली जो कंपनियां हैं और ये इसमें जो नियम कानून है हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को थोड़ा टाइट करें और ये देखें कि ये हेलीकॉप्टर नियमानुसार चल रहे हैं कि नहीं, इनकी जांच हो रही है कि नहीं, ये तकनीकी रूप से ठीक हैं कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है देखना। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि हेली कंपनियों पर सरकार शिकंजा नहीं कस पा रही। वहीं इस पर दायित्वधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि सुरक्षित हेली सेवाओं के लिए सीएम और सरकार गंभीर है। इसके लिए समय समय पर मुख्यमंत्री बैठकें कर निर्देशित कर रहे हैं। मधु भट्ट ने कहा कि ये जांच का विषय है कि दुर्घटना कैसे हुई। उत्तराखंड है वो लगातार जो आपदा की ग्रस्त में हमेशा कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना घटना हादसा ये क्योंकि होता रहता है, क्योंकि पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पर बहुत ही विपरीत हैं समय समय पर, इसलिए जो है लगातार जो आपदा प्रबंधन की जो टीम है उसको सक्रिय करने के लिए उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बैठकों के साथ साथ
लगातार दिशा निर्देश सख्ती के साथ कार्रवाई करने के लिए करते दिखाई देते हैं। स्वयं भी उस स्थान पर, घटनास्थल पर भी तुरंत वो मौके पर पहुंचते हैं, ताकि जो है अधिकारी जो वहाँ के हैं वो भी सचेत रहें, सतर्क रहें। और ये तो जांच का विषय है कि कहाँ मानकों में कोई कमी रह गई है, क्योंकि स्वयं हमने आपदा क्योंकि हमने 2013 की हमने आपदा देखी है, तो इनके समय में तो इनको मालूम ही नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और इनको 2 घंटे तक इनको सूचना ही नहीं होती कि वहां पर क्या हो गया, कैसा हादसा हो गया। अब खबर विकासनगर से है, जहां चकराता विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत की। कांग्रेस विधायक ने त्यूड़ी थाना क्षेत्र में फौजी से पुलिसकर्मियों के मारपीट करने के मामले में कार्रवाई की मांग की। प्रीतम सिंह ने कहा कि इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वो स्थानीय जनता के साथ 18 जून को त्यूड़ी थाने के घेराव करेंगे। वहीं उन्होंने प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और निश्चित ही प्रदेश में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। पंचायत चुनाव की घोषणा जो है सरकार ने की है। कांग्रेस चुनाव को लेकर के गंभीर है। हम पूरी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में लोगों में जो है बहुत आक्रोश है। लोगों ने इस परिप्रेक्ष्य में शिकायतें भी दायर की है। अब उन शिकायतों का जब निस्तारण होगा उसके बाद पता चलेगा कि आरक्षण किस तरीके से लागू किया गया है। देहरादून में भू कानून उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए 900 बीघा जमीन जब्त की गई। इस कार्रवाई पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में लागू सख्त भू कानून का असर दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर माफियाओं द्वारा अर्जित हजारों बीघा जमीन का राज्य सरकार में निहित होना इसका प्रमाण है। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कहा कि ये उन लोगों के लिए साफ संदेश है जिन्होंने अवैध तरीके से नियमों का उल्लंघन कर भूमि की खरीद फरोख्त की। उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून लागू किया है, जिससे कोई भी भू माफिया या बाहरी व्यक्ति आकर के यहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण न कर सके। और जिस प्रयोजन के लिए जिस व्यक्ति ने ज़मीनें खरीदी हैं या जिस प्रयोजन के लिए व्यक्ति को भूमि आवंटित की गई है, अगर उस प्रयोजन के तहत उस भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उस भूमि का तत्काल प्रभाव से सरकार में निहित करने का आदेश आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। और इसी के तहत यह बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि लगभग 1000 बीघा से अधिक ज़मीन जो विभिन्न लोगों के द्वारा किसी प्रयोजन के तहत या किसी प्रयोजन के उनको आवंटित की गई थी, उसका उपयोग न किए जाने के कारण उसको सरकार में निहित करने का काम किया गया। निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में 2 आईएएस और पीसीएस अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन अब मामला जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच गया है। मातृ सदन के स्वामी शिवानंद सरस्वती ने डीएम के मुख्य व्यक्तिक सहायक सुदेश कुमार पर सवाल उठाए, जिन पर पिछले दशक से स्थायी रूप से हरिद्वार डीएम कार्यालय में तैनाती का आरोप है। उन्होंने मांग की है कि सुदेश कुमार को भी जांच में शामिल किया जाए। लुका रहे हैं, सुदेश कुमार हैं, डीएम के साथ 10 साल से हैं। क्या ये जितनी भी घटनाएं होती हैं सुदेश कुमार के कंसर्न के बिना हुआ होगा? जो कुछ लेन देन हुआ होगा, कोई अधिकारी आईएएस अधिकारी अपने से लेन देन नहीं करता है, उसका नीचे का अधिकारी ही करता है। तो ये बात यदि डीएम साहब को समझ में नहीं आ रही है तो पूछिएगा कि ये बात समझ में नहीं आ गई तो कौन बात आपको समझ में आएगी? इतना ही नहीं, उनको सस्पेंड कीजिए और उनका भी जांच होनी चाहिए कि इनका कहाँ तक हो गया। डीएम साहब के हाथ में तो कागज जाता है, चेंज करते जाते हैं, लेकिन नीचे का अधिकारी तो उसे देखते हैं। हरिद्वार के भूपतवाला का सरकारी डिग्री कॉलेज करीब 5 साल से आश्रम के कमरे में चल रहा है। सरकार की लाख कोशिश के बाद भी प्रशासन डिग्री कॉलेज को जमीन मुहैया नहीं करा सका, जिसकी वजह से डिग्री कॉलेज के पास अपनी बिल्डिंग तक नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी एएस उनियाल के मुताबिक विभाग जमीन खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हरिद्वार शहर में जमीन नहीं मिल पा रही। ऐसे में हरिद्वार के जिस भी हिस्से में जमीन उपलब्ध होगी वहां कॉलेज की बिल्डिंग बनाई जाएगी। जमीन खरीदने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति जल्द की जाएगी। अन्य जो है कावड़ मेला आ जाता है, अन्य तो उसमें जो है व्यवधान जो है मेला क्षेत्र में तो व्यवधान रहेगा, उसमें तो कॉलेज बंद रहेगा। तो ऐसे में जो है कोशिश की जा रही है कि जो है कुछ ऐसी जगह हमें मिल जाए
कि जहाँ पर जो है यदि हम जो है पैसा दे के भी हमें जो खरीदना पड़े, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि यदि हमें जो पैसा देकर भी जो है कहीं जो है ज़मीन मिल जाती है तो हम जो उसके लिए प्रयासरत हैं। जो है अधिकारी जो है उसके लिए जो बना दिया जाएगा, शीघ्र जो है एक नोडल अधिकारी बना दिया जाएगा, जिसमें कि जो है ज़मीन, क्योंकि हरिद्वार क्षेत्र में ज़मीन जो है मिलना बहुत मुश्किल है। यदि ये BHEL या इस साइड में भी कहीं मिल जाती है हमें बाय द वे, क्योंकि पहले शायद हमारी कोई ज़मीन थी यहाँ पर, तो देखा जाएगा, उस पर भी हम प्रयासरत। गन्ना विकास समिति के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शनिवार को शुरू हुई। दोपहर बाद वापसी प्रक्रिया भी शुरू हुई, जिसमें भारी भीड़ जमा हुई। भीड़ नियंत्रण में कर्मचारी और पुलिस लगे रहे। चुनाव अधिकारी पुष्कर सिंह पोखरियाल ने बताया कि लगभग 975 नामांकन पत्र बिके हैं। 16 जून को वैध नामांकन पत्रों की सूची जारी की जाएगी। चुनाव 20 और 21 जून को 6 और 5 चरणों में पारदर्शिता के साथ संपन्न के सभी सम्मानित सदस्य बड़े शांत स्वभाव के हैं। उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। प्रातः 10 बजे से हमारा निर्वाचन सूची, मतदाता सूची और नामांकन पत्रों की बिक्री का समय था। 4 बजे तक हमारे नामांकन पत्र बिके हैं। 975 नामांकन पत्र बिके हैं और निर्वाचन मतदाता सूची भी काफ़ी सदस्यों की जागरूकता के कारण काफ़ी सदस्यों द्वारा मतदाता सूची भी प्राप्त की गई, जिसके आधार पर उनके द्वारा नामांकन पत्र भर करके लगभग आधे नामांकन पत्र भी उनके द्वारा जमा कर दिए गए हैं और बड़ा शांतिप्रिय माहौल है और पुलिस सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। यह गन्ना समिति के सम्मानित सदस्यों की सूझबूझ और शालीनता का परिचय है। केची धाम का स्थापना दिवस भारी उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा नीम करौली के भजन गायन में जुटे हुए हैं। सुबह से ही दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों का हुजूम देखा गया। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। 2025 का कैंची मेला है। इसके लिए लगभग पिछले 1 महीने से तैयारियां चल रही है और पिछले 1 वीक में तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने अपने लेवल पर बहुत बड़ी तैयारियां की है। इसी का नतीजा है कि आज जो है बहुत स्मूथ तरीके से दर्शन हो रहे हैं। हमारा शटल सर्विस हो, डाइवर्जन प्लान हो या दर्शन की व्यवस्था, सभी बहुत स्मूथ चल रही है। जो यात्री आ रहे हैं बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। 1 लाख से भी अधिक की है और लगभग 2 लाख तक हम मान के चल रहे हैं कि श्रद्धालु जो है बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी तक जो हमारे पास जाता है 10 बजे का, वो 43,000 के आसपास है जिन लोगों ने बाबा जी दर्शन कर लिए हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि लगातार सुगम दर्शन हो और किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो, यही हमारा प्रयास है और लोग आसानी से दर्शन कर भी पा रहे हैं। लगातार मूविंग है, जो लाइन है श्रद्धालुओं की वो मूविंग है और शटल सेवा का सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। तो यही है कि आसानी से सभी लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।